नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज, आपका मनोज के 23 चैनल में स्वागत है। आइए आज हम वर्ण के बारे में जानकारी देते हैं। तो शुरू करते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? तो हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि या इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सकें उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्णों के ही व्यवस्थित समूह को वर्णमाला भी कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44, हिंदी बाल पोथी में 49 तथा देवनागरी हिंदी लिपि में 52 बताई गई है। देवनागरी लिपि में 52 बताई गई है। अब आगे देखते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के भेद कौन कौन से हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। और दूसरा है व्यंजन। तो अब देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके या किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना जिसका उच्चारण किया जा सके उसे स्वर कहते हैं। अर्थात जिसके उच्चारण में किसी की भी आवश्यकता ना हो, किसी भी वर्ण की आवश्यकता ना हो, किसी भी वर्ण का सहारा ना लेना पड़े, वह स्वर होता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। जबकि इनकी मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। तो ये 11 होते हैं और इनकी मात्राओं की संख्या 10 होती है। ये कौन कौन से 11 स्वर हैं? आ, यहाँ पे एक इसकी मात्रा हट गई है। आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, औ। ये 11 क्या है? स्वर हैं। और इनकी मात्राएं आ की मात्रा नहीं होती, आ की होती है। तो इन सब की मात्राएं यहाँ पे लगी हुई हैं। इनकी मात्राएं 10 होती हैं। यहाँ पे नोट में हमने लिखा भी है, आ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए एक मात्रा इसमें माइनस हो जाएगी। अब देखते हैं स्वर के भेद। अभी तक वर्ण के भेद थे, अब हम देखते हैं स्वर के भेद। तो स्वर के भेद कितने हैं? 2 हैं। स्वर के कितने भेद हैं? 2 हैं। कौन कौन से हैं? देखते हैं। एक ह्रस्व स्वर है और दीर्घ स्वर है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं ये भी देख लेते हैं, हालांकि हमने लिखा नहीं है, फिर देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में क्या कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है? कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कौन है? आ, ई, ऊ और री हैं। आ 4 है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। अधिक समय लगता है। अब ये दीर्घ स्वर कौन से हैं? 7 हैं। कौन कौन? आ, ई, ए, ऊ, औ। तो ये क्या है? ये 7 दीर्घ स्वर हैं। अब आगे देखते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। अभी तक तो स्वर था, हमने स्वर के बारे में जानकारी ली। अब व्यंजन के विषय में देखते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना होकर स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अभी तक हमने स्वर के बारे में पढ़ा कि स्वर के उच्चारण में किसी की सहायता नहीं ली जाती, वह स्वतंत्र रूप से उसका उच्चारण होता है। पर यहाँ पे व्यंजन में क्या होता है? इनमें स्वरों की सहायता ली जा रही है। तो वही कहा गया है, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना होकर स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 33 है। इन्हें व्यक्त करने के लिए इन वर्णों के नीचे हलंत का सहारा लिया जाता है। और व्यंजन के भेद कौन कौन से हैं? कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। का से लेकर माँ तक ये 25 हैं।
अंतस्थ व्यंजन या र ल व 4 हैं। ऊष्म व्यंजन श स स ह ये 4 हैं। तो सब मिलाकर कितने हुए? 25 और 4 और 4 33 हुए। अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन क्या है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? छूना, किसी को स्पर्श करना। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख के कोई दो भाग आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 25 होते हैं। इन्हें 5-5 के वर्गों में बांटा गया है। 5-5 में वर्गों में बांटने के ही कारण इसे क्या कहा गया है? वर्गीय व्यंजन कहा गया। क्या कहा गया है? वर्गीय व्यंजन कहा गया है। जैसे का वर्ग में क ख ग घ अंग, और इसका जो उच्चारण स्थान होता है इसका उच्चारण स्थान का वर्ग का कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। चा वर्ग फिर आता है च छ ज झ इया, और इसका उच्चारण स्थान होता है तालव्य। क्या होता है? तालव्य। तालव्य। फिर आता है टा वर्ग। टा वर्ग में टा ठ ड ढ अड़ा, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। फिर आता है ता वर्ग। ता थ द ध ना, ता थ द ध ना, इसका उच्चारण स्थान है दंत। क्या है? दंत है। और फिर आता है आपका पा वर्ग। पा फ ब भ मा, इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ, मतलब ओठ के द्वारा होता है। चलिए आगे देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन। कौन से? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अंदर की ओर या मध्य में रहने वाला। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख में अंदर की ओर प्रवेश करती है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती? 4। कौन कौन से होते हैं? य र ल व। आप जब इनका उच्चारण करेंगे, जब इनको उच्चरित करेंगे, तो जो हवा है वह मुख के अंदर की तरफ आती है, जैसे या, र, ला और व। तो इनकी संख्या कितनी है? 4 है। अब अगला देखते हैं ऊष्म व्यंजन। कौन सा? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ ही है, ऊष्म का शाब्दिक अर्थ होता है गर्म। क्या होता है? गर्म। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख से वाष्प के रूप में बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? श, श और हा। ये चारों क्या है? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब आगे चलते हैं। अगला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण कौन कौन से ऐसे हैं? 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। वर्ण लिख दिया गया है, व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? छत, त्रा, ज्ञा और स्रा। ये किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं? का और शा से। जो छत्री का होता है छा, ये किससे मिलकर बना है? का प्लस सा से। इसी तरह जो त्रा है ता और रा से मिलकर बना है। ज्ञा जो है ज्या और इया से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? जा प्लस इया से। और जो स्रा है ये शा और रा से मिलकर बना है। यदि हम इसको देखें कि इसका यदि शब्दकोश में देखा जाए, इसका स्थान कब आता है, यदि शब्दकोश में इसको देखते हैं तो इसका स्थान कब आता है? ये छत्रा और ज्ञा और श्रा का स्थान, तो का और खा के बीच में इस छा का स्थान आता है। ता और था के बीच में त्रा का स्थान आता है। जा और झा के बीच में ज्ञा का स्थान आता है। शा और सा के बीच में श्रा का स्थान आता है। अब हम देखते हैं अगला है अयोग वाह वर्ण क्या होता है? अयोग वाह वर्ण क्या होता है?
वे वर्ण जिनका योग ना होने पर भी वे वर्ण जिनका योग ना होने पर भी साथ साथ चलते हैं, जो ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, अयोग वाह वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयोग वाह वर्ण। जैसे अंक और अह। अंक को क्या कहते हैं? अनुस्वार, और अह को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण हा की तरह होता है। विसर्ग का उच्चारण हा की तरह होता है। हिंदी शब्दकोश की शुरुआत इन्हीं वर्णों से मानी जाती है। हिंदी में जो हिंदी का जो शब्दकोश होता है, इनकी शुरुआत इन्हीं अनुस्वार और विसर्ग वर्णों से मानी जाती है। आगे देखते हैं उच्छिप्त वर्ण क्या होते हैं। उच्छिप्त वर्ण क्या होते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे गिरती है, उन्हें उच्छिप्त माने गिरना होता है। क्या होता है उच्छिप्त का अर्थ? गिरना। तो उन्हें क्या कहते हैं? उच्छिप्त वर्ण कहते हैं। जैसे ड और ढ दोनों के नीचे क्या बिंदु लगा है। अब इनका नियम एक है कि इनका उपयोग कहाँ होता है, इनका प्रयोग कहाँ होता है, तो उसको हम देखते हैं। यदि शब्द की शुरुआत इन वर्णों से हो तो लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं लगता। यदि किसी भी शब्द की शुरुआत इन्हीं दो वर्णों से हो, जैसे डमरू, ढोलक, डलिया, ढक्कन, डाली, तब इनके नीचे बिंदु नहीं लगेगा। और यदि शब्दों के अंतर्गत इनमें पहले आधा वर्ण आता है, यदि शब्द के अंतर्गत इनसे पहले क्या आधा वर्ण आता है तो भी लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं लगेगा। जैसे पंडित, बुढ़ा, अड्डा, खंड, मंडल आदि इस तरह से है। यदि इनसे पहले कोई आधा वर्ण आ रहा है तो भी क्या नीचे बिंदु नहीं लगेगा। और उपर्युक्त दोनों नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में इन बिंदु के नीचे क्या बिंदु लगेगा। जैसे पढ़ाई हुआ, लड़ाई हुआ, सड़क हुआ, पकड़ना हुआ, ढूंढना हुआ आदि। तो ये था आज वर्ण से संबंधित कुछ जानकारी। यदि अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब, लाइक दोनों कर दीजिएगा। नमस्कार।